नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। आज देश की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ली। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने उन्हें शपथ दिलवाई। इस दौरान द्रौपदी मुर्मू ने अपने संविधान में कहा कि मेरे लिए महिलाओं के हित सर्वोपरि होंगे और इसके साथ ही रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति हुए। संविधान और विधि का रामनाथ कोविंद के पूर्व होते ही पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने उन पर हमला बोल दिया है। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की विदाई पर महबूबा मुफ्ती ने उन पर निशाना साधा और कहा कि राष्ट्रपति रहते हुए कोविंद ने बीजेपी के एजेंडे को पूरा किया है। उन्होंने कई मौकों पर संविधान को कुचला है। महबूबा मुफ्ती ने ये ट्वीट किया है। आपको दिखाते हैं महबूबा मुफ्ती का ट्वीट। निवर्तमान राष्ट्रपति अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जहां भारतीय संविधान को अनेकों बार कुचला गया, चाहे अनुच्छेद 370 हटाने की बात हो, सीएए हो या फिर अल्पसंख्यकों और दलितों को निशाना बनाना हो। उन्होंने भारतीय संविधान की कीमत पर बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे को पूरा किया। यह है महबूबा मुफ्ती का ट्वीट। महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और कहा जा रहा है कि उन्हें ऐसे विवादास्पद बयानों से बचना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने हमेशा ही विवादास्पद बयान देकर समाज में जहर घोलने का काम किया। महबूबा मुफ्ती जी को इस प्रकार के विवादित बयानों से बचना चाहिए। उनको लोगों की भलाई करना चाहिए, तोड़ने की राजनीति नहीं। मुफ्ती की जो आदत बन गई है, चाहे वो जो है इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो डिलिमिटेशन कमीशन है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो राष्ट्रपति है, अभी उनको राष्ट्रपति को भी जो है उन्होंने घसीट लिया, उस पद को भी घसीट लिया। मतलब भारत के संविधान के अंतर्गत जो भी संस्थाएं आती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जो कि भारत राष्ट्र और दुनिया का सबसे जो है बड़ा लोकतंत्र है, उसको उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना, कंट्रोवर्सी में डालना और पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कहना, उग्रवादियों के बारे में कुछ नहीं कहना। जो लोग मरते हैं, मासूम मरते हैं, सेना के लोग मरते हैं, जो शहीद होते हैं, पुलिस के जो जम्मू कश्मीर की पुलिस के लोग शहीद होते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बोलना। तो एक तरफ महबूबा 370 और सीएए को लेकर हमलावर हैं, पूर्व राष्ट्रपति पर हमले बोल रही हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी आज ये दिखाने की कोशिश में रही कि कैसे 370 हटने से एक नया कश्मीर बन रहा है। आज कश्मीर के लाल चौक पर आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ पे करगिल विजय दिवस पर बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली है, जो कल करगिल वॉर मेमोरियल पहुंचेगी। इस रैली में देश के अलग अलग जगहों से पहुंचे करीब 300 बाइकर्स शामिल हुए हैं। महबूबा मुफ्ती ने लेकिन पूर्व राष्ट्रपति पर जिस तरह का हमला बोला है और जैसे सवाल खड़े किए हैं, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। जो ऐतराज जताया जा रहा है उससे सवाल ये उठता है कि क्या महबूबा मुफ्ती को पूर्व राष्ट्रपति पर ऐसा हमला करना चाहिए? क्या राष्ट्रपति पद को किसी पार्टी से जोड़ना संविधान का अपमान है? ये सवाल उठ रहे हैं और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ हैं फिरदौस डाक, जो नेता हैं पीडीपी के, और ठाकुर अभिजीत सिंह, जो प्रवक्ता हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के। फिरदौस डाक, महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर आपत्ति है। महबूबा मुफ्ती ने जैसे ही पूर्व राष्ट्रपति हुए, जैसे ही अपनी कुर्सी छोड़ी, पदभार छोड़ा, उन्होंने उनके ऊपर हमला बोल दिया और कहा कि वो राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने संविधान को कई दफा कुचला है और बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाया है। आज के दिन जब देश को एक नई राष्ट्रपति मिली है और उस पूर्व राष्ट्रपति की विदाई का वक्त था, क्या इस तरह का हमला बोलना सही है? क्या ये हमला बोलना इस तरह का शोभा देता है? और क्या ये राष्ट्रपति पद को किसी पार्टी से जोड़ना गैर संवैधानिक नहीं है? देखिए नगमा, आपके जो सवाल है इसमें इसके दो भाग है। एक ये है कि क्या राष्ट्रपति जो है वो किसी भी पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म से ऊपर है, और क्या हमें एज ए राजनीतिक दल या जम्मू कश्मीर के आम नागरिक के तौर पर
क्या हमें राष्ट्रपति या राष्ट्रपति का जो पद है उस पर सवाल या निशान उठाना चाहिए या नहीं है। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि श्री रामनाथ कोविंद जो है वो प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं, वो अब एक्स प्रेसिडेंट ऑफ। तो क्या महबूबा मुफ्ती इसी का इंतजार कर रही थी कि जैसे ही उनका वो राष्ट्रपति पद छोड़ेंगे वो उनके ऊपर हमलावर होंगी, चाहे वो सीए हो चाहे 370 हो? दूसरे आपके सवाल का हिस्सा ये है कि क्या प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है या पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म उन पे नहीं किया जा सकता है। जहां तक मुझे संविधान की नॉलेज है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ऐसा प्रोविजन नहीं है या हमारे मुल्क का कोई भी ऐसा कानून नहीं है कि आप प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे कभी भी सवाल या निशान नहीं लगा सकते हैं। हमें ये समझना सवाल ये भी कि आज ही क्यों, आज के दिन जो उन्होंने इस तरह का किया, ये एक तरह की अच्छा माहौल ऐसा नहीं था और आज के दिन जैसे ही उन्होंने पद छोड़ा तो महबूबा मुफ्ती जो है वो अपना क्रिटिसिज्म लेके आज ही आ गई। नहीं, मुझे आप अपना स्टेटमेंट कंप्लीट करने देंगे तो देन यू कैन आस्क मी क्वेश्चन अगेन। मेरा मानना यह है कि पहले तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी धारा ऐसी नहीं है कि जिसमें आप प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, इवन इफ इट दैट इज अ सिटिंग प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये सिर्फ एक आइकॉनिक या कॉन्स्टिट्यूशनल पद ही नहीं है, बल्कि वो सुप्रीम कमांडर है इस कंट्री के जो आर्म फोर्सेस हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, वो एक सुपरवाइजरी अथॉरिटी रखते हैं। और हम तारीख के पन्ने अगर उठाकर देखे हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं पास्ट में जहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपनी गवर्नमेंट, जिस गवर्नमेंट और जिस पार्टी ने उनको बना के प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बिठाया, उनको क्रिटिसाइज करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन की जो धज्जियां उड़ाई जा रही थी उनको रोक कर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। तो आप देख लीजिए पिछले 6 साल 5 सालों में जब श्री रामनाथ कोविंद जी जो है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कुर्सी पर थे, तो ये समझना होगा वो किसी पार्टी ने प्रेसिडेंट नहीं बनाते, वो इस मुल्क के लोग इनडायरेक्ट वे से प्रेसिडेंट चुनते हैं और उनकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सुपरवाइज करें, वो देखें। आप तो आपका एक मिनट के लिए मैं कंप्लीट कर लीजिए, आई एम जस्ट कंप्लीटिंग। पिछले 4 सालों में जम्मू कश्मीर, पिछले 4 सालों में जम्मू कश्मीर में तकरीबन 105 सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकार हलाक हुए हैं। यहाँ पे 95 सिविलियंस हलाक। देखिए एक मिनट, मैं आपको इसलिए टोक रही थी क्योंकि 2 हिस्से आपके जवाब थे। आपके जवाब के 2 हिस्से। आपने एक तो कहा कि संवैधानिक तौर पे सही है, क्रिटिसाइज किया जा सकता है। मैंने पूछा था आज का जो मौका था, इस समय इस तरह का क्रिटिसिज्म क्या ठीक लगता है? दूसरी बात यह कि रामनाथ कोविंद ने बतौर राष्ट्रपति कार्यकाल में उनके क्या पार्टी से उठकर काम किया या बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाया, ये एक अलग मसला है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। चाहे आप उसमें सीएए की बात करें जैसा महबूबा मुफ्ती कह रही हैं या 370 की बात करें, लेकिन पहला जो सवाल था उसमें मैं प्रतिक्रिया चाहूंगी ठाकुर अभिजीत सिंह का। क्या आपको लगता है महबूबा मुफ्ती ने क्या गलत किया है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल में उनके ऊपर सवाल उठाकर क्यों गलत लगता है आपको? देखिए नगमा जी, सबसे पहली बात यह है संविधान या संविधान के हेड की क्या इज्जत होती है हम सब लोग जानते हैं, और आप ये एक्सपेक्ट करेंगे उनसे जिन्होंने ये क्रिटिसिज्म सही है या गलत है? गलत है तो क्यों गलत है, मैं ये पूछ रही हूं आपसे ठाकुर अभिजीत सिंह। देखिए सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये क्रिटिसिज्म सरासर गलत है, और आप ये एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं महबूबा मुफ्ती जैसे लीडर से, आप उनसे और एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं जिन्होंने इसी संविधान का दिया हुआ जो हमारे को भारत देश का तिरंगा है उसी को कंधा देने की बात करती है। ऐसी नेता से आप और एक्सपेक्ट कर सकते हैं वक्तन फवक्तन अपने सियासी चीजों के फायदा पाने के लिए किस तरह की सियासत करते हैं आपके सामने है। और कुछ ही साल जिन्होंने कहा था कि यहाँ पर कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, तो आज इनको सबसे ज्यादा इसीलिए दुख हो रहा है क्योंकि आज लाल चौक पूरा तिरंगों के साथ भरा हुआ था, पूरा तिरंगा रंग हो गया था लाल चौक का, और ये इनको जो है ये सिरे से इनको जो है बहुत ज्यादा दुख होता है इन चीजों को देखकर। इसीलिए उन्होंने इस तरह का प्रहार किया है भारत देश के संविधान पर, संविधान के हेड के ऊपर, जिससे हम सीधे से करते हैं, और उनकी इस ओछी राजनीति को जो है पूरा हिंदुस्तान आज देख रहा है। जम्मू कश्मीर आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है, आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उसको थोड़ा ठीक कर लें। और जब तक जो मैं समझ पाई, आपने ये कहा कि उन्होंने ओछी राजनीति की है और संविधान पे प्रहार किया है, बल्कि निर्मल सिंह का बयान हम इसके पहले सुन रहे थे फिरदौस टाक के, उन्होंने ये कहा कि महबूबा मुफ्ती की आदत बन गई है, उन्होंने अब राष्ट्रपति को भी इसमें घसीट लिया। भारत के संविधान के अंतर्गत जो भी संस्थाएं आती हैं उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना, कंट्रोवर्सी में डालना, ये जो है
महबूबा मुफ्ती की आदत है और पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कहना, उग्रवाद के बारे में कुछ नहीं कहना। आज ही के दिन जब ये इस तरह का क्रिटिसिज्म कर रही है, वहां पर देखिए एक बीजेपी जो है वो नए भारत, नए कश्मीर की तस्वीर दिखा रही है, जहां पे एक तिरंगा यात्रा निकाली गई है मोटरसाइकिल पे। फिरदौस टाक, देखिए नगमा, क्या कहें, देखिए ये एक जो मेन जो टॉपिक था आपके डिबेट का वो ये था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री वो उन्होंने अपनी ड्यूटी सही तरीके से निभाई है या नहीं निभाई है। जब देश मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, सवाल दोहरा देती हूँ, क्या महबूबा मुफ्ती को प्रेसिडेंट का क्रिटिसिज्म, आलोचना आज के दिन ऐसे करना चाहिए था? क्या ये सही लगता है? क्या ये सही है? मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ कि मैं यही कह रहा हूँ कि डिबेट ये था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, द आउटगोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री, जिन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, कि क्या जब वो इस मुल्क की सड़कों पे खून बह रहा था, क्या उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई? क्या जब यहाँ मस्जिदों के बाहर भगवा झंडे लहराए जा रहे थे तो क्या उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई? जब माइनॉरिटीज को देश से निकालने की धमकियां दी जा रही थी, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, वो मेरे भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, वो भारतीय जनता पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं है, मेरा भी उतना ही राइट बनता है जितना बीजेपी के प्रवक्ता का बनता है। लेकिन इस डिबेट से हटा के हमेशा ये हाइपर नेशनलिज्म की बात करना, आज लाल चौक में झंडे लगे हुए हैं, आप इनसे पूछ लीजिए लाल चौक में जब ये झंडे लगा रहे थे, पूरा श्रीनगर का वो हिस्सा जो है वो कैसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने बंद करवाया, कैसे दुकानें और बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट और यहाँ तक कि सरकारी और गैर सरकारी स्कूल बंद करवा दिए गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को झंडा वहां पे लहराना था और गुजरात और यूपी में दिखाना था हम जो कश्मीर है वहां पे किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। अगर बीजेपी इतना ही दम रखती है तो ये इजाजत देना। पीडीपी ने तो 10 बार इजाजत मांगी है, लाल चौक में नहीं, श्रीनगर में किसी भी जगह पे हमें जलसा करने की इजाजत दी जाए। पीएचईडी ने जब इजाजत मांगी कि हमने जलसा करना है तो सभी लीडरों को जो है बंद कर दिया गया। ये हाइपर नेशनलिज्म का लबादा ओढ़ के भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दों से अलग बात करती है। बात यही है जो आप फिर से, मैं आप ही के सवाल पे दोबारा आता हूं और आपके टॉपिक पे आता हूं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री हैज बीन एबल टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन, या सिर्फ राष्ट्रपति भवन में हमने भारतीय जनता पार्टी के क्या महबूबा मुफ्ती आज इस बात को बोलकर ये बयान या ट्वीट करके एक वो उन्होंने बेजा विवाद शुरू किया है? कैसे मौके पर? ये विवाद नहीं है नगमा, बल्कि ये रेट्रिशन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री इज द हेड ऑफ द कंट्री, नॉट हेड ऑफ पॉलिटिकल लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। ठाकुर अभिजीत सिंह, आपकी प्रतिक्रिया इसके ऊपर? ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड सभी के हेड हैं, तो अधिकार है लोगों को ये कहने का कि वो देश के हित में काम करें। और किसी एक मिनट फिरदौस टाक, अभिजीत सिंह ने अपनी बात पूरी नहीं की, उनका भी सुन लीजिए। ठाकुर अभिजीत सिंह, आपकी प्रतिक्रिया? आरोप यह है कि जब राष्ट्रपति पद पर थे तो वो पूरे देश के राष्ट्रपति हैं, सभी के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, तो क्या उन्होंने सिर्फ एक पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाया है? ये आरोप लगा रहे हैं पीडीपी के नेता फिरदौस टाक और उनकी नेता महबूबा मुफ्ती ने भी आरोप लगाया है। बीजेपी की तरफ से ये कहना है कि उन्होंने बेवजह एक विवाद खड़ा किया है और वो एक प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं इन मुद्दों पर और कंट्रोवर्सी खड़ी कर रही हैं। पर इसका क्या जवाब है जो वो कह रहे हैं कि एक एजेंडे के तहत काम किया, एक पार्टी के एजेंडे के तहत? और मिसाल के तौर पे 370 और सीए की बात हुई। देखिए, सबसे पहले अगर आपको मेरी आवाज अगर क्लियर आ रही है तो मैं अपनी बात अभी ठीक आ रही है जी, बोलिए। देखिए, सबसे पहली आप बात समझे कि एक ऐतिहासिक भूल को अगर सुधारा गया तो यही प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के कार्यकाल में सुधारा गया। ये ऐतिहासिक भूल क्या थी? ये ऐतिहासिक भूल थी जो उस पार्टी ने की थी जिस पार्टी से सबसे पहली महबूबा मुफ्ती जी ने चुनाव जीता था, यानी कि उनकी कांग्रेस पार्टी। उसी कांग्रेस पार्टी के हेड हुआ करते थे उस समय जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने बिना किसी सलाह मशवरे के, बिना किसी डिबेट के जबरन यहां पर 370 हमारे लोगों के ऊपर डाल दिया था। और इतने सालों से जो हम लोगों ने सहा इस 370 के कारण वो हम ही चाहते हैं। आज अगर 60-70 साल की भूल को अगर कभी यहां से अगर फिर से उस भूल से अगर हमारे को बाहर निकाला गया तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के कार्यकाल में डाला गया। और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी को इसलिए जरूर याद रखा जाएगा। खैर, उन लोगों को तो मिर्ची लगेगी इससे जिनकी अब सियासत बंद हो गई,
जिनकी सियासत 370 पे चलती थी, जिनकी सियासत 370 की आड़ में जो ये काम किया करते थे, यहाँ पर अब चला करते थे, किसी 370 की आड़ में ये बैकडोर अपॉइंटमेंट करते थे, किसी 370 की आड़ में जो सेंटर से पैसा आया करता था उसे ये हफ्ते लोगों में बांट लिया करते थे, राम कश्मीरी तक ये पैसा नहीं पहुंचा करता था। तो इनको 370 से मिर्ची लगना बिल्कुल स्वाभाविक है। दूसरी बात रही सीए की, सीए जैसा ऐतिहासिक कदम भी रामनाथ कोविंद जी के ही कार्यकाल में आया गया। आप सोचिए सीए जैसा कानून जिसके कारण जो हिंदू उत्पीड़न, जो बुद्ध, जैन और आप लोग सिखों का आप उत्पीड़न होता सीए था, और उनके लिए 370 की डिटेल्स में जा रहे हैं। मेरा सवाल आप दोनों से ये था, एक सिंपल सवाल था कि महबूबा मुफ्ती का राष्ट्रपति की आलोचना करना क्या सही है? सही है तो क्यों, और गलत है तो क्यों? तो अगर आप एक शब्द में बता सकेंगे गलत है तो क्यों? अभिजीत जी, आप महबूबा मुफ्ती जी से और क्या एक्सपेक्ट कर सकती हैं? जो भारत देश के झंडे को कांधा देने की बात करेंगी, वो भारत देश के राष्ट्रपति की कितनी इज्जत करेंगी, ये आप भली बात की जानते हैं। तो आप कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती से इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कोविंद पर महबूबा मुफ्ती का जो हमला है, क्या वो सही है, क्या वो सही नहीं है, ये सवाल बना हुआ है कि क्या उन्हें पूर्व राष्ट्रपति की इस तरह की आलोचना आज करनी चाहिए थी। तो 5 की बात में इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम, और ब्रेक के बाद क्यों अनशन पर हैं यूक्रेन से लौटे छात्र। इसी साल मार्च में ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे 18,000 भारतीय छात्रों को भारत लाया गया था। कुछ दिनों तक इन छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई भी चलती रही, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के लंबा चलने की वजह से वहां पर सब तहस नहस हो गया है। अब ये सभी छात्र न तो आगे की पढ़ाई कर पा रहे हैं और न ही यूक्रेन में आगे पढ़ाई की कोई संभावनाएं हैं। ये छात्र चाहते हैं कि भारत सरकार उन्हें यहाँ के मेडिकल कॉलेज में आगे की पढ़ाई का मौका दे, और इस मांग को लेकर यूक्रेन से आए छात्रों और उनके घर वालों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में भूख हड़ताल की शुरुआत की है। परसों रामलीला मैदान से जंतर मंतर तक मार्च भी निकालने की तैयारी है। तो इस वक्त हमारे साथ इनमें से कुछ छात्र जुड़ रहे हैं जो यूक्रेन से लौटे हैं और जिनके पास अब आगे का क्या रास्ता है ये उन्हें पता नहीं है। शुभम मजूमदार हैं, यूक्रेन से लौटे हैं, वैष्णवी हैं और हर्ष गोयल हैं। वैष्णवी, आप यूक्रेन से कब लौटी? वहां पर आप किस ईयर में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और अब आपके भविष्य को लेकर आपको क्या चिंता है? जी, मैं 4th ईयर ओडेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी और मैं वॉर के पहले आ गई थी 22 फेब को। जी, और हमारे फ्यूचर को लेकर हमारी फ्यूचर अभी टोटली अंधकार पे है। हमें कुछ नहीं पता कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। सरकार की तरफ से हमारे लिए अभी तक किसी भी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया। सरकार ने किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया है। पर शुभम, आप भी जैसे गए वहां पर, आप यूक्रेन से उसके बाद लौटे, उस वक्त बहुत बड़ी बात लगी कि आप लोग सुरक्षित वहां पर लौट कर आए, पर अब भविष्य को लेकर, करियर को लेकर चिंता है कि वहां मेडिकल पढ़ने गए थे। ये भी है कि सरकार ने नहीं भेजा था, आप लोग खुद अपनी तरफ से वहां पर गए थे। तो अब आप यहाँ क्या चाहते हैं? कोई गुंजाइश लगती है कि आप यूक्रेन जाकर पढ़ाई कर पाएंगे? आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस कितने दिन चल पाई यहाँ? मैम, पहली बात तो हम कि सरकार ने हमें नहीं भेजा था, सही बात है, बट मैम उन्हीं के थ्रू हम जाते हैं, वही हमें वीजा प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ वही करते हैं। और मैम रही ऑनलाइन क्लासेस की बात, मैम वो अब जब हम आए थे उसके 2-3 महीने बाद जाके चालू हुई थी, और मैम अब तो सारा सेमेस्टर खत्म हो चुका है। अब मैम उसके बाद अब कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही है। मैम अब आगे का क्या फ्यूचर है हमें किसी को कुछ नहीं पता। मैम क्या उम्मीद है आपको यहाँ पर, अगर आप आपके ईयर में मेडिकल के थे और यहाँ पे मेडिकल एंट्रेंस आपको या फिर से देना होगा, या किसी तरह की कोई बात हुई है कि यहाँ क्या हो सकता है? आप लोगों ने अभी यहाँ पे धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल की शुरुआत की है, अब आगे का क्या आपने सोचा हुआ है? हर्ष? मैम, हम लोगों ने सोचा हुआ है कि हम लोग अभी तक, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हम जब तक ऐसे ही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग
जो गवर्नमेंट से पूछ के ही जाते हैं। हम लोग उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ NMC जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है उनके अंदर रजिस्टर्ड होती है। और हम लोग अपनी जेन्युइन एक ही मांग कर रहे हैं कि हमें अकोमोडेट करिए, क्योंकि जब चाइना, जब पाकिस्तान, नाइजीरिया, घाना, इजिप्ट, इन छोटी कंट्रीज ने अपने बच्चों को अकोमोडेट कर लिया है, तो इंडिया क्यों नहीं कर सकती? इंडिया के पास तो 606 मेडिकल कॉलेज हैं, तो हम तो 12,000 बच्चे हैं, हमें वो इजीली अकोमोडेट कर सकती है। 12,000 बच्चों का अगर 606 मेडिकल कॉलेज में अकोमोडेट करा जाएगा तो खाली 34 बच्चे एक मेडिकल कॉलेज में आएंगे, और 34 में भी पर ईयर में 6 to 7 बच्चे आएंगे। तो मैम वो बहुत इजी टास्क है, हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कर सकती है। जी, तो ये बात तय है कि आप लोग अब दोबारा वहां नहीं लौट सकते, फिलहाल तो नहीं लौट सकते मैम, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन बहुत खराब है। वो अभी तो मैं वेस्टर्न में था और मेरे 3 साल पूरे हुए हैं। मैं वेस्टर्न साइड में नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूँ, तो वहाँ पे जो कंडीशन है वेस्टर्न साइड में भी अब डे बाय डे बहुत खराब होती जा रही है। अभी वेस्टर्न साइड में भी वहाँ पे अटैक हुआ है, वहाँ पे मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पे तो जा ही नहीं सकते, और ऑनलाइन हम कर भी नहीं सकते मेडिकल, क्योंकि मेडिकल एक ऐसा विषय है जो हम जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं सीखेंगे तब तक नहीं होगा। जी, और आपने कहा कि दूसरे जो देश हैं उन्होंने अपने छात्रों को अकोमोडेट किया है, इस बारे में ये आपको पता है कि पाकिस्तान में और दूसरी जगहों पे अकोमोडेट किया गया है? यस मैम, पाकिस्तान, नाइजीरिया, घाना, इजिप्ट, पोलैंड, बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने वहाँ जो यूक्रेन स्टूडेंट्स हैं उन सबको अकोमोडेट कर लिया है। तो फिर इंडिया क्यों नहीं कर सकता? इंडिया के पास तो इतनी बड़ी कंट्री है इंडिया, और इतने ज्यादा नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता? तो आप लोग कुल 18,000 छात्र लौटे थे। वैष्णवी, यहाँ पर आप लोगों के साथ ये जो आप लोग भूख हड़ताल पे हैं भी रामलीला मैदान में, ये भूख हड़ताल में कितने लोग शामिल हैं और कितने दिनों तक आप लोगों का यहाँ पे रुकने का कार्यक्रम है? मैम अभी के लिए हम यहाँ 27 तारीख तक रुकने वाले हैं, जब तक कि गवर्नमेंट के कोई ऑफिशियल्स हमें आकर किसी भी तरह की बात हमारे साथ ना करे। और कितने छात्र हैं यहाँ पे? यहाँ पे मैम कुछ 200 से 250 छात्र हैं। तो सभी छात्रों का जो भविष्य है वो अधर में लटका है शुभम, और आप लोग चाहते हैं कि सरकार की तरफ से कोई बातचीत हो, तो इसके लिए क्या आप लोगों ने कोई रिटन रिक्वेस्ट ऐसी कुछ दी है मुलाकात के लिए, और इस रिक्वेस्ट को कहीं आप लोगों ने आगे बढ़ाया है क्या, या आप लोग यहाँ पर आए रामलीला मैदान में और एक भूख हड़ताल की शुरुआत की है सिर्फ? नहीं मैम, इससे पहले हम लोग सारे ऑफिस जितनी भी हायर अथॉरिटीज है, PMO ऑफिस हो गया, हेल्थ मिनिस्ट्री हो गई, NMC हो गया, हम सब जगह पे जाके अपनी डिमांड देकर आए हैं। हमने उनको एक ड्राफ्ट दिया है और हम लोगों ने उनसे रिटर्न में रिक्वेस्ट करी है कि सर ये पॉसिबल है, हमारा कैरियर पे जो क्वेश्चन मार्क लगा है उसको आप प्लीज जल्द से जल्द हटाएं और हमारे लिए कुछ ना कुछ करें, क्योंकि 5 महीने होने वाले हैं और हमें अभी तक भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। तो शुभम, आप लोगों को किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है अभी तक? अभी तक गवर्नमेंट की साइड से कोई आश्वासन नहीं मिला मैम, बस NMC मैम कुछ थोड़ा बहुत बताते हैं जो कि मैं हमारे फेवर में बिल्कुल नहीं होता है उनके मैम, बाकी गवर्नमेंट की साइड से कोई आश्वासन नहीं मिला मैम। जब आप लोग लौट कर आए थे उस समय ये बड़ी बात थी, ऑपरेशन गंगा के तहत आप लोगों को वहां से लाया जा सका और आप सुरक्षित अपने अपने घरों में वापस आए। उस समय जब आप लोग आए थे तो आपने क्या सोचा था कि कितने दिनों के लिए हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं? जाहिर है कि वो हालात ऐसे नहीं होंगे, लेकिन ये आप लोगों को कितने दिनों के बाद एहसास हुआ कि अब आगे क्या? मैम जब हम आए थे तो हमें भी लगा था कि जैसे सारी कंट्रीज को लग रहा था कि ज्यादा ये कितने दिन चलेगा, 1-2 महीने मैम, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया हमें दिखता गया कि मैम वहाँ पे डिस्ट्रक्शन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है और सब कुछ है। उसके बाद में हमें अपने फ्यूचर की भी टेंशन होने लगी कि आगे का क्या होगा, और मैम इसीलिए हमने मैम सब हर स्टेट में अपने लेवल पे हर जगह पे हर एक CM को अपना मेमोरेंडम दिया है। वो सब ये बोलते हैं कि हाँ ठीक है, आपका ये जो रिक्वेस्ट है हम आगे मोदी जी तक पहुंचाएंगे, बट मैम उसके आगे कुछ आंसर नहीं आता है मैम इसके आगे। जी, तो हर्ष, अब ये जो आप लोगों का भूख हड़ताल यहाँ पे रामलीला मैदान में, जिसमें आप कह रहे हैं कि जैसा बताया वैष्णवी ने भी कि 200-250 यहाँ पे छात्र हैं, तो आप लोग
फॉर्मली क्या एक ग्रुप छात्रों का कोई एक ग्रुप जो है वो आगे फिर लिखित लिखकर मिलने के लिए जाएगा सरकार में कहीं पे? आगे का क्या कार्यक्रम है? मैम आगे का कार्यक्रम यही है कि हम लोग अपनी डिमांड को, अभी भी हमने डिमांड अपनी पीएमओ ऑफिस, हम सब जगह हमने लेटर दिए हुए हैं, हम बच्चों ने जाके दिए हुए हैं, यूक्रेन इंटर्न स्टूडेंट्स ने और पेरेंट्स ने मिलके करा है ये सारी चीजें। और हमारा बस यही है कि हम अभी यहीं पे रुकेंगे जब तक गवर्नमेंट हमें कुछ एक प्रूफ नहीं देती है, एक आश्वासन नहीं देती कि हाँ तुम्हारे लिए कुछ हो रहा है। अदरवाइज हम लोग फिर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी देखेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। जी जी, धन्यवाद आप तीनों का, आप हमारे साथ यहाँ पे शामिल हुए, और ऑल द बेस्ट कि आगे जो आपकी लड़ाई है इसको आप मजबूती से लड़ें और आप लोगों को आगे की राह आपके लिए आसान हो। वैष्णवी, हर्ष, तमाम आप छात्र जो हैं और हज़ारों छात्र हैं जो लौट कर आए हैं, शुभम, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो छात्र हैं जो यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा के तहत लौट कर आए जब वहाँ पर युद्ध छिड़ गया, और उसके बाद यहाँ पर अब ये मेडिकल पढ़ रहे थे। तो अब कुछ महीने गुजर जाने के बाद बड़ा सवाल इनके भविष्य पर है कि आगे क्या, ये यूक्रेन लौट नहीं सकते। तो भारत सरकार से उम्मीद लगाए हैं कि यहीं पर उनके लिए आगे की पढ़ाई का रास्ता निकाला जाए। 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं हम, और ब्रेक के बाद हंगामे पर कांग्रेस के सांसद लोकसभा में सस्पेंड हुए। लोकसभा में हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस के 4 सांसदों को आज निलंबित कर दिया है। ज्योतिमणि, माणिक टेगोर, टीएन प्रतापन और रम्या हरिदास को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। स्पीकर ने दोपहर 2:30 बजे कार्रवाई स्थगित करते हुए चेतावनी दी थी कि वो 3 बजे चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन उस समय अगर हंगामा हुआ तो कार्रवाई करेंगे। उन्होंने अपने कमरे में सभी दलों के साथ बैठक भी की थी और विपक्षी दलों ने स्पीकर को भरोसा भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद सदन में तख्तियां लहराई गईं और हंगामा हुआ, जिसके बाद इस निलंबन की कार्रवाई की गई। महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर लोकसभा में हंगामा करने की वजह से 4 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। बातचीत करते हैं विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी, क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, हम तो ये चोरी छुपी कुछ नहीं करते। शुरू के दिन से सदन के अंदर, सदन के बाहर बार बार हम गुहार लगाते हैं कि हिंदुस्तान के आम लोगों को आर्थिक हालात जर्जर होते जा रहे हैं महंगाई के चलते। ये जो बेतहाशा महंगाई हिंदुस्तान में कई दिनों से आम लोगों की जो आर्थिक स्थिति को बदतर कर दिए हैं, इस विषय को लेकर अगर सदन के अंदर चर्चा ना करे तो कहाँ जाए, कहाँ करे, किसको कहूँ? क्योंकि यह सदन हमारे लिए हिंदुस्तान की सबसे बड़ा पंचायत है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल बार बार हम गुहार लगाते हैं, भाई प्राइस साइज पे, मतलब महंगाई पे चर्चा करने में आपको हर्जा क्या है? लेकिन स्पीकर ने कहा था कि कोई तख्ती लेकर नहीं आने के लिए फिर हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई उनको करने का अधिकार है, स्पीकर करेंगे, इसमें हमें तो कुछ करने का नहीं है। हम मजबूरन ये सारे करते हैं। पिछले 1 हफ्ते हो गए हैं हम लोग, देखिए, आम गांव, दूर दराज गांव से यहाँ आते हैं। हमारे यहाँ कोई मंत्री पद नहीं है, सरकार हमारे नहीं है। सरकार पक्ष की जितने एमपीज है, मंत्री, उनको सदन ना रहे तो अपना मंत्रालय है, वहाँ जाके बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, गपशप मारेंगे। लेकिन हमारे लिए सिर्फ एक ही जगह है सदन, हमारा बात रखने की, हमारी आम लोगों की नुमाइंदा होने के नाते उनकी संपर्क, उनके साथ जो हिंदुस्तान में जिस तरीके की हालात पैदा होते हैं, जिस हालात के चलते आम लोग परेशान है, महंगाई की मार को झेल रहे हैं, ये महंगाई को मार को झेलने के लिए आम लोग जब पीड़ित है तो हम यहाँ कैसे चुप बैठ सकते? लेकिन वो तो इसलिए हम बार बार यहाँ गुहार लगाते आ रहे हैं कि आप सदन में चर्चा करने का मोहलत हमें दिया करो, बस और कुछ नहीं। वो 4 कौन सांसद है, उनका क्या गुनाह था जिसकी वजह से उनको सस्पेंड किया गया? देखिए, गुनाह तो क्या है, हम सबको सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि हम सब मिलकर सरकार को नीति से उठाने के लिए, कुंभकर्ण की जो नीति
सरकार सोए हुए है उससे उठाने के लिए, जगाने के लिए शुरू के दिन से हम सब मिलके सदन के अंदर ये बार बार गुहार लगाते आ रहे हैं। मजबूरन कभी नारा जरूर हम लोग लगाए, मजबूरन हमें तख्तियां लेके आना पड़ी। और एक ब्रेक के बाद द्रौपदी मुर्मू बनी देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। संसद के केंद्रीय कक्ष में प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने मुर्मू को शपथ दिलाई। राष्ट्रपति बनने के बाद मुर्मू ने कहा कि भारत के लोकतंत्र की ये महानता है कि गरीब घर की बेटी आज भारत की राष्ट्रपति बनी। ये मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है। द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। वो सर्वोच्च संवैधानिक पद संभालने वाली पहली आदिवासी महिला और स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। प्रगतिशील भारत का नेतृत्व करते हुए आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं आज समस्त देशवासियों को, विशेषकर भारत के युवाओं को तथा भारत की महिलाओं को ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस पद पर कार्य करते हुए मेरे लिए उनके हित सर्वोपरि होंगे।